जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में जो आज से हम शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट्स को। और प्रैक्टिस सेट्स किस लिए, जो कि आपको बोर्ड पर पीछे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। जो प्रैक्टिस सेट्स है यूपी ट्रिपल एससी के लिए, जो पीईटी का एग्जाम कंडक्ट होगा, कौन करवाएगा? यूपी ट्रिपल एससी करवाएगा। और उसके लिए जो जीए और करंट अफेयर्स से रिलेटेड हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें क्वेश्चंस ऑफ नंबर्स कितने हैं? 50 क्वेश्चंस ऑफ नंबर्स हैं। और हम लोग जानते हैं कि पीईटी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इस सेक्शंस का है, जीए या करंट अफेयर्स का जो है 50 नंबर का वेटेज है सबसे ज़्यादा। तो ज़रूरी है कि हमने जो भी अभी तक पढ़ा है या सीखा है, अलग अलग माध्यमों से जो भी हमने पढ़ा है, उसका प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अभ्यास किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य की एक मुहिम है कि आपको प्रैक्टिस रेगुलर कराया जाए। हर बार की तरह आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी आंसर्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आपने जो भी उससे रिलेटेड पढ़ा हुआ है वो आपके दिमाग में है या नहीं है। प्रैक्टिस मस्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, अपने क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि एग्जैक्टली आप लोगों ने जो भी पढ़ा है या जो अभी तक सीखा है वो कितना कारगर सिद्ध हुआ है। तो क्वेश्चंस हमारे होंगे ना तो ज़्यादा डीप में है और ना ही ज़्यादा बेसिक्स है, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब मैंने आप लोगों को इसका सिलेबस क्लेरिफाई किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डिपेंड करता है, इसका सिलेबस किस पर? एनसीईआरटी पर। किस पर? एनसीईआरटी के बुक्स पर डिपेंड करता है। तो उसी से रिलेटेड बुक्स से जो क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं बेसिक से रिलेटेड, वो भी बताएंगे। और इसके साथ ही देखेंगे आज की करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्या होंगे। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपको पीईटी का एग्जाम देना है तो आपको अपना करंट अफेयर्स कवर करना होगा। कब से? अक्टूबर 2020 से। अक्टूबर 2020 से जो है पीछे से लेकर चलना होगा करंट अफेयर्स को, लगातार आगे की तरफ बढ़ना होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आगे की तरफ बढ़ना होगा। 2021 में जब भी पेपर कंडक्ट होगा तब तक का करंट अफेयर्स आपके माइंड में अच्छे से होना चाहिए। तो हम लोग अक्टूबर से ही करंट अफेयर्स को लेंगे। उस समय जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें करंट अफेयर्स में रही, जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो हम आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से उठाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 5 नंबर का वेटेज जो जीएस में है वो किसका है? हिस्ट्री का है। और पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, क्या है कि मध्य युगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया, क्या शब्द दिया हुआ है? रुपया, जो कि आपके स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है। क्या दिया हुआ है? रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? यानी क्वेश्चन क्या है कि रुपया नामक जो सिक्का है वह किसने दिया, यानी कि नाम किसने दिया सिक्के को? नाम रुपया, यानी किसके सिक्कों को रुपया कहा गया? ठीक है, किसके सिक्के को रुपया कहा गया पहली बार? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। क्या है ऑप्शन? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, देखिए कि देखते हैं कितनों का आंसर सही आता है। जो लोग कमेंट नहीं कर रहे, केवल सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस हमें करना है। प्रैक्टिस नंबर 1 है ये हमारा। आगे भी हमारे इसी तरीके से प्रैक्टिस आते रहेंगे, रेगुलर नंबर्स आते रहेंगे। तो इसमें आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा शेरशाह। शेरशाह, शेरशाह इसका आंसर होगा। जो रुपया शब्द है उस किसके सिक्कों को कहा गया? शेरशाह को कहा गया। तो शेरशाह ने जो सर्वप्रथम है, शेरशाह के शासन काल में जो भारतीय मुद्रा थी उसमें जो मिक्स धातु की मुद्राएं थी उसको हटाकर उसने शुद्ध जो है सोने के, चांदी के सिक्कों को जारी किया। और उसमें उसको क्या नाम दिया गया? रुपया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया उसे? रुपया नाम दिया गया। तो इसका आंसर ये बिल्कुल सटीक और सही होगा। और इस तरीके के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ से लिए गए हैं? एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, जो कि सिलेबस का मेन आधार है। जो कि जब मैंने एक वीडियो आप लोगों को दी थी जिसमें मैंने सिलेबस को अच्छे से डिस्क्राइब किया था और बताया था कि सोर्स क्या होगा, तो सोर्स क्या है आपका? एनसीईआरटी है। और इसमें रुपया जो सिक्का है वो शेरशाह सूरी का सिक्का है, शेरशाह का सिक्का है। इसी तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का, किसका? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? जो लगभग भारत में हम लोग देखते हैं कि 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में भारत में एक आक्रमणकारी के रूप में आता है। तो उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ऑप्शन है आपके सामने, हसन निजामी, उत्वी फिरदौसी या चंद्रवरदाई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए, जल्दी से। जिन लोगों ने भी पढ़ा हुआ है या जानते हैं, समझते हैं, वो आंसर बहुत अच्छे से इसका दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर है। और शेयर का बटन नहीं रुकना चाहिए भाई,
है ना। शेयर नहीं रुकना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब ये जितना शेयर करोगे तभी मैं अगला जो है क्लास, अगला प्रैक्टिस सेट्स ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस का लेकर आऊँगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा। वो कब बढ़ेगा? जब सब्सक्रिप्शंस ऑफ नंबर्स और लाइक्स बढ़ेंगे और शेयर्स बढ़ेंगे, तभी अगला प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और ऐसे ही कुछ बहुमूल्य और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस अलग अलग प्रैक्टिस सेट से निकालकर अपने बनाए हुए करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, तभी जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स होंगे। चलिए अगर तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चे उत्बी। उत्बी जो था वो कौन था? वह था महमूद गजनवी के दरबार का एक इतिहासकार। महमूद गजनवी के दरबार का एक इतिहासकार कौन है? उत्बी है। तो जिन लोगों ने भी आंसर दिया है वह बिल्कुल सही है। तो मैं कोशिश करूंगा उनका अगली क्लास में नाम लेने का। जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, अच्छे कमेंट्स किए हैं, सभी क्वेश्चंस के कमेंट्स किए, या मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस के कमेंट्स अपने आंसर्स दिए हैं, उनका नाम मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में मैं आप लोगों के सामने रखूं, ताकि उनका भी एक मनोबल बढ़े। और ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग क्लासेस की कमेंट्स करते हैं, वीडियोस पर कमेंट करते हैं, और वो लोग अपने लक्ष्य की ओर लगातार लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से लगे लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन पत्तन कमेंट कीजिएगा जरूर। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिख रहा है। प्राचीन पत्तन मतलब क्या? बंदरगाह। पुहाल क्या है? प्राचीन पत्तन का क्या नाम है? प्राचीन पत्तन है पुहार। जो प्राचीन पत्तन पुहार है वह कहाँ है? या फिर पूछा है कि किस नदी के तट पर, या माफ कीजिए किस के तट पर है, या किस नदी के तट पर स्थित था। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार या बैगई। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए कि पुहार नामक जो एक पत्तन है, एक पत्तन मतलब एक बंदरगाह है, कौन सा? पुहार नामक बंदरगाह। ये कहाँ है? ये किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है पुहार? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। तो इसका आंसर क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, कावेरी। क्या होगा आंसर इसका? कावेरी। दक्षिण भारत का एक प्रमुख बंदरगाह रहा है क्या? पुहार, जो कि चोल शासकों का बंदरगाह रहा है। किसका रहा है ये? पुहार चोल शासकों का। तो चोल शासक कहाँ रहे हैं? दक्षिण भारत में रहे हैं। जिन्होंने भी करंट अफेयर हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी, जो भी मैंने डाली हैं अभी तक, क्लासेस जो भी हुई हैं, उसमें मैंने इसमें स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि भाई चोल शासक कौन रहे, गुप्त वंश के शासक कौन रहे, या जो सातवाहन वंश के शासक रहे वो कौन रहे। जिन्होंने वो क्लासेस भी की है तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। तो फिलहाल कावेरी नदी के किनारे था पुहार, जो कि चोल शासकों का एक बंदरगाह था ये। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी हिस्ट्री से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्होंने भी जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न किए हैं या वीडियोस देखी हैं हिस्ट्री की, वो अच्छे से आंसर भी दे देंगे। और जिनको नहीं पता है वह, उनसे मैं यही कहूंगा कि पिछली क्लासेस देखो और फिर उसके बाद इसका आंसर आप बड़े आसानी से दे सकते हो। क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? ज्ञानोदय यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सीधा सा सरल भाषा में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? किसको? महावीर स्वामी को पूछ रहा है भाई। बौद्ध को, गौतम बुद्ध को नहीं पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है? महावीर स्वामी को पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? महावीर स्वामी को पूछ रहा है। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन है आपके सामने, स्वर्ण सिकरता, पालाशिनी गंगा या ऋजुपालिका। तो इसका आंसर ज्यादा बड़ा या इतना सोचने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है कि आप में से अधिकांश लोगों ने जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन देखा होगा वैसे इसका आंसर दे भी दिया होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है किसको? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में, जो ज्ञात्रक कबीला है। कौन सा कबीला? ज्ञात्रक कबीला। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये डालिए कि उनके पिता का नाम क्या था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? और एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे बन जाए तो महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, ये वो सिद्धार्थ नहीं है कभी समझे कि गौतम बुद्ध उनके पिता थे, नहीं, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम है, ये अलग से है। किस वर्ष जन्म हुआ था? तो ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का क्या नाम था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो। इनकी माता के नाम से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या? देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 50 है ही है, लेकिन यहाँ पर मैं 50 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों। शेयर रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे क्या होगा? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है? त्रिशला। क्या है? त्रिशला। ये किसकी बहन थी? त्रिशला किसकी बहन थी? ये कमेंट में डालो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इस एग्जाम में भी पूछा जाएगा। जल्दी से कमेंट में डालो क्या होगा आंसर इसका? चेटक की बहन थी। चेटक। चेटक कहाँ का राजा था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो।
आंसर आ जाना चाहिए। चेटक कहाँ का राजा था? जल्दी से डालो क्वेश्चन आंसर, जल्दी से। कहाँ का? लिच्छवी का। चेटक कहाँ का राजा था? लिच्छवी का राजा था। लिच्छवीगढ़ राज्य का राजकुमार राजा था, और त्रिशला वहाँ की राजकुमारी थी। महावीर स्वामी की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से कई बार पूछा गया है। तो चलिए, किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को? ऋजुपालिका नदी। वृक्ष कौन सा था? क्वेश्चन यही बन जाता है, वृक्ष कौन सा था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो, वृक्ष कौन सा था? वृक्ष था साल वृक्ष। कौन सा वृक्ष था बच्चे? साल का वृक्ष था। ठीक है, साल वृक्ष था ऋजुपालिका नदी के किनारे। जंभीय ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई किसको? महावीर स्वामी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीन पर है आपके, कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। क्या क्या है? बुदिहाल, संगन कल्लू, कोल्डी हवा या ब्रह्मगिरी। तो आंसर क्या होगा? कौन सा स्थान होगा जिसे राख के ढेर कहे गए हैं या राख का टीला कहा गया? राख का टीला किसे कहा गया है? राख का टीला कहा गया है संगन कल्लू को। संगन कल्लू को किसे कहा गया है? संगन कल्लू को कहा गया है। संगन कल्लू को क्या कहा गया है? राख का टीला। ठीक है, इसी तरीके से अगर राख का ढेर आए तो उसे क्या कहेंगे? वो कौन सा होगा? बुदिहाल होगा। बुदिहाल, जो ऑप्शन ए है आपका, वो बुदिहाल होगा। क्या? राख का जो ढेर है, राख का ढेर किसे कहेंगे? बुदिहाल को। टीला आए तो संगन कल्लू है। ठीक है, टीला है तो क्या होगा? संगन कल्लू है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, आराम से याद रखिएगा। इसी तरीके से कोल्डी हवा और ब्रह्मगिरी से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। किसकी? धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं जो नवपाषाणिक काल से है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित भी ये हो सकता है। इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों का एक ट्रांजिट पॉइंट है। तो ऑप्शंस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? यानी कि चुनाव का तत्व कब से शुरू हुआ, यानी किस अधिनियम के बाद जो है भारत में हम देखते हैं कि भाई चुनाव की स्थिति आती है। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं इतने बोर्ड क्लीन कर देता हूं ताकि मैं कुछ आपके लिए डिटेल्स यहाँ लिख सकूं। तो इतने क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शंस देखिए, आंसर डालिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, और शेयर तो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। चलिए, तो क्या होगा कि प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व प्रारंभ हुए किस अधिनियम के द्वारा? तो ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालें। ठीक है, हिचकिचाए नहीं। गलत कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सही आंसर ही डालें। जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक जो है आप सही करना नहीं सीखेंगे। एक बात याद रखिए कि जब आप बचपन में पैदल चल नहीं सकते थे तो चलना कब सीखा था? जब आपने 10 बार गिरे होंगे तब आपने चलना सीखा होगा। घुटने टूटे होंगे तब आपने चलना सीखा होगा। साइकिल चलानी कैसे सीखी होगी? 10 बार गिर के सीखी होगी, एक साथ नहीं सीखे होंगे। तो इस वजह से जो है कमेंट करो, जिसको आता है वो भी, जो तुक्का लगा रहा है वो भी तुक्का भी लगाओ, ताकि अगली बार तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़े। क्यों नहीं पड़े? क्योंकि इस बार जब आप गलती करोगे तो आप सीख जाओगे कि हाँ ये गलती मेरे से हुई थी या ये आंसर मैंने गलत दिया था, तो इस वजह से मेरी गलती हुई है, तो मैं इसका आंसर को दोबारा से नहीं दूंगा, आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो आंसर दो जल्दी से जल्दी। तो क्या आंसर होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखिए 1885 में हम लोग जानते हैं क्या, कांग्रेस का क्या हुआ था? कांग्रेस का गठन हुआ था, और कांग्रेस ने फिर इसके बाद राजनीति में अपना हिस्सेदारी मांगनी शुरू की थी। राजनीति में क्या किया था? उसने अपने आप को शामिल करने की संवैधानिक मांग या देश में संवैधानिक सुधारों की मांग की थी। किसने? कांग्रेस ने। उसके बाद 1982 में भारतीय परिषद आया। ठीक है, भारत शासन परिषद या भारत परिषद अधिनियम 1892 को लाया गया, जिसके बाद क्या किया गया कि केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 और अधिकतम जो है 16 कर दी गई थी, जिसमें से 2/3 सदस्य जो है गैर सरकारी होते थे, और उसमें भारतीयों को भी स्थान दिया गया था विधान परिषद में। मनोनीत और निर्वाचित शब्द भी जो है यहीं से आता है। ठीक है, दो शब्द हम अक्सर देखते हैं, निर्वाचित, या आपने सुना निर्वाचित कौन? जिनको लोग वोट डाल के चुन रहे हैं, और एक मनोनीत। कौन? मनोनीत। जो मनोनीत है, नॉमिनेटेड है, उसको भी लेकर क्वेश्चंस कई बार क्रिएट होते हैं। तो ये दोनों शब्दों का सृजन 1892 के भारत परिषद अधिनियम, कौन सा अधिनियम है ये बच्चे? भारत परिषद अधिनियम है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा, जल्दी से कमेंट कर दो और अपना
शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इतिहास से है। देखिए इसका कंसेप्ट जो है, क्वेश्चन जो बनने का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सुनिए और आपके स्क्रीन पर है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? बड़ा ही आसान प्रश्न है, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य। तो नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। नमक कानून को निरस्त करना जो है इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना। तो गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह एकमात्र ब्रिटिश सरकार पर लगाए गए नमक कानून के विरोध में ये किया गया था। तो गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ, कितने सहयोगी थे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 78 सहयोगी थे। कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी थे। कितने? 78 सहयोगियों के साथ कहां से निकले थे? साबरमती से निकले थे। ये कहां से? साबरमती से। साबरमती आश्रम से। कहां है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो साबरमती आश्रम से ये निकले थे और कहाँ के लिए चले थे? डांडी के लिए चले थे। कहाँ से के लिए चले थे? डांडी के लिए इन्होंने मार्च किया था और डांडी में इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो साबरमती से कब चले थे? 12 मार्च 1930 में चले थे। साबरमती से कब चले थे? 12 मार्च 1930 में चले थे। ये ध्यान रखना है, ये डेट याद रखना है। तो साबरमती आश्रम से गांधी जी नमक सत्याग्रह के लिए कब निकले या डांडी मार्च के लिए कब निकले? 12 मार्च 1930 में ये निकले थे। और कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल। कहाँ पहुंचे थे? डांडी में पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 में समुद्र के किनारे ये अपने 78 सहयोगियों के साथ मार्च करते हुए पहुंचे थे और इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया और एक तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत कर दी थी। तो ये एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी एक अंग माना जाता है नमक सत्याग्रह। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक अंग माना जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। कई लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भाई कितना चले थे? तो 240 किलोमीटर जो है उन्होंने पदयात्रा की थी। कितने? 240 किलोमीटर पदयात्रा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा इसका भी। तो क्वेश्चन है आपके सामने, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? कमेंट में डालिए आंसर। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में या फिर 1905 ईस्वी में। तो कब इसकी शुरुआत की गई थी? किसकी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की। ठीक है, होम रूल लीग की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा कैंडिडेट्स को कि यहाँ पे होम रूल लीग की बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है होम रूल सोसाइटी की, इंडियन होम रूल सोसाइटी की। तो ऑप्शंस क्या है इसके सामने आपके स्क्रीन पर ही है, मैंने एक बार बोल भी दिया है, बार बार नहीं बोलूंगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी आंसर होगा। 1905 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। तो 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। ठीक है, और किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये कहाँ है? ये लंदन में की थी। कहाँ की थी? लंदन में की थी। लंदन में इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, लंदन में। ठीक है, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे भी बन जाए क्वेश्चन कि इंडिया हाउस की स्थापना की थी, किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। कब की थी? 1905 में की थी। तो इंडिया हाउस के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसका उद्देश्य क्या था? स्वराज्य की प्राप्ति करने के लिए जो विदेशों में आ रहे युवा हैं, यानी कि भारतीय युवा जो लंदन में आ रहे थे पढ़ने के लिए, अंग्रेजों की पढ़ाई पढ़ने के लिए, उनको इस बात के लिए प्रेरित करना था। श्यामजी कृष्ण वर्मा इस बात के लिए उन्हें प्रेरित करते थे कि तुम क्यों अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों की नौकरी करोगे, तुम्हें अपना स्वराज्य खुद प्राप्त करना है, इसलिए लड़ो और अपने स्वराज की प्राप्ति के लिए लड़ो, अंग्रेजों की गुलामी के लिए नहीं। तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा का कहना था और उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। कब की? 1905 में की। कब की थी? 1905 में की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? 1905। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस अधिवेशन
ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? तो भाई 1905 की बात एक बार फिर से हो रही है। तो बहिष्कार आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस अधिवेशन में, कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित किया गया? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, कलकत्ता बेलगांव अधिवेशन, कराची अधिवेशन या फिर बनारस अधिवेशन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बनारस अधिवेशन, बनारस अधिवेशन। तो बनारस अधिवेशन जो है आपका, वो उसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस अधिवेशन में क्या पारित किया गया? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ठीक है। ये गांधी जी वाला स्वदेशी आंदोलन नहीं है, वो असहयोग आंदोलन है, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात में। ये कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में क्यों हुआ था ये? इसके होने का कारण था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन के समय कौन था गवर्नर जनरल भारत का? भारत का गवर्नर जनरल कौन था, या वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय था भारत का, ठीक है। तो यहाँ पर बंगाल का विभाजन किया गया और 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया। फिर उसके बाद 20 जुलाई, कब? 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और इसे लागू कर दिया गया। 19 जुलाई को ये लाया गया और 20 जुलाई को पारित करके इसे लागू कर दिया गया। बंगाल के दो हिस्से कर दिए गए, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र कहते हैं गोद लिए हुए पुत्र को, ठीक है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। तो ऑप्शन है आपके सामने, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। पहली बात तो क्वेश्चन को बड़े आराम से ध्यान से पढ़िए कि ये किसकी नीति थी। इस नीति को हम लोग कहते हैं हड़प नीति। क्या कहते हैं? हड़प नीति कहते हैं, ठीक है, हड़प नीति। तो अब हड़प नीति किसकी थी, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। कौन था ऐसा वायसराय या भारत का गवर्नर जनरल, ऐसा कौन था जिसकी हड़प नीति थी? तो ऑप्शंस आपके सामने है, मैंने बता दिया है। कैनिंग है, विलियम बेंटिंक है, डलहौजी है या वेलेजली है। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। आंसर क्या होगा इसका? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, जो लॉर्ड डलहौजी है वह कौन है? वह इस समय भारत का गवर्नर जनरल है, जो इसकी नीति है हड़प नीति। और हड़प नीति में इसकी एक मुख्य बात क्या थी कि जो भी राजवाड़े अंग्रेजों के कुछ अधीन थे या अंग्रेजों की छत्र छाया में थे, ब्रिटिश राज की छत्र छाया में थे, अगर उनकी कोई अपनी संतान नहीं होती है और वह गोद लेते हैं तो गोद ली हुई संतान को मान्य नहीं करेंगे और उनकी संपत्ति या राज्य जो है वो ब्रिटिश के पास चला जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी की थी हड़प नीति, ठीक है। क्या थी? हड़प नीति। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी क्या है? हड़प नीति। चलिए अब ये तो होगा हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस आपके ये हिस्ट्री रिलेटेड थे और मैंने आप लोगों को बताया कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है आपकी और जो मिडिवल हिस्ट्री है उनसे मिलाकर टोटल 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और फिर उसके बाद जो आपके अदर क्वेश्चन आने वाले हैं कौन से? मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से 5 अलग। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन टोटल हो गए आपके हिस्ट्री से, ओवरऑल हिस्ट्री से। अब आ जाते हैं जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शंस भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो ऑप्शंस में से छाटिए आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तुरंत आ जाना चाहिए आंसर इसका, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैंने ये आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप इसको सॉल्व कीजिए तुरंत, ठीक है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा यांग टीसी। क्या होगा? ऑप्शन सी दिया हुआ है, यांग टीसी, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, दोहरा देता हूं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांग टीसी या हुआंग हो। तो इसका आंसर क्या होगा? यांग टीसी। यांग टीसी कहाँ है, किस देश में है ये नदी? चीन में है। किस में है? चीन में है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कई बार पूछा गया है और आराम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यांग टीसी कहाँ है? चीन में है। चीन में है यांग टीसी क्यांग, इसको यांग टीसी क्यांग भी बोलते हैं, यांग टीसी
क्यांग अगर आ जाए तो घबराने का नहीं है बिल्कुल भी, ये दोनों एक ही यांग टीसी क्यांग एक साथ भी आ सकते हैं, ठीक है, एक साथ नाम आएगा, या फिर केवल यांग टीसी आएगा। तो चीन, एशिया की सबसे लंबी नदी किस देश में है? चीन में है, जिसका नाम क्या है? यांग टीसी इसका नाम है। इसी तरीके से अगर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बड़ा ही आसान प्रश्न है, यह भी आसान प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है? बृहद ज्वर आता है, बृहद ज्वार आता है, यानी कि बड़े जो टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आप लोगों ने सुना होगा, ज्वार भाटा। तो क्वेश्चन आराम से पढ़िए, स्क्रीन पर आ रहा है आप लोगों के, ठीक है, स्क्रीन पर आ रहा है, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन जो बृहद ज्वार आता है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन बी है जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं। ऑप्शन सी है जब तेज हवा चल रही हो। ऑप्शन डी है जब रात बहुत ठंडी हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन, कौन सा होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ए, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में हो। तो भाई ये हो गए हमारे सूरज चाचू। कौन है ये? सूरज चाचा हैं। जब चंदा मामा हैं, पृथ्वी माता हैं, तो सूरज क्या होंगे? चाचा हो गए ना। चलो, तो ये सूरज चाचा हो गए। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो भाई ये हो गई, ये आ गए हमारे चंदा मामा, ठीक है, चंदा मामा को कैसे भूल सकते हैं। और ये हो गई पृथ्वी माता, है ना। तो ये एक सीधी रेखा में है। कैसे है? एक सीधी रेखा में है। जब ये एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है कि सूर्य जो चाचू हैं और जो मामा हैं, यानी कि जो चंद्रमा हैं, इनका एक साथ आकर्षण बल किस पर लगता है? पृथ्वी पर लगता है। और पृथ्वी पर लगने के कारण इस पर जो जल, ये जो समुद्री जल है, वो इनकी तरफ आकर्षित होता है और ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो जो ऊंची लहरें उठती हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको ज्वार कहा जाता है। जब वो लहरें वापस लौट जाती हैं समुद्र में, सागर में, तो उसे भाटा कहा जाता है। तो बृहद ज्वार कब आएंगे? बृहद ज्वार, बृहद ज्वार आने का कारण है जब ये तीनों एक सीधी रेखा में हो, यानी कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक सीधी रेखा में होंगे अंतरिक्ष में, तो क्या होगा? बृहद ज्वार आएंगे। अब इसका एक और कंसेप्ट यही समझ लो। अगर मान लो कि ये पूछ लेता कि लघु ज्वार आते हैं, कब आएंगे लघु ज्वार? तो लघु ज्वार आएंगे जो इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है, जब सूर्य चंद्रमा एक समकोण बनाते हैं। मान लो यहाँ पे चंदा मामा नहीं है, चंदा मामा ने अपनी स्थिति बदल दी, यहाँ कर दी, ठीक है, यहाँ आ गए चंदा मामा घूमते घूमते। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक समकोण रेखा बन रही है, एक समकोण पर बन रहा है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री, या फिर चंद्रमा मामा यहाँ आगे घूमते हुए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब ये समकोण पर होंगे तब क्या होगा? लघु ज्वार आएंगे। जब समकोण पर होंगे तो क्या आएगा? लघु ज्वार। तो नोट कर लेना भाई, जिनको नहीं पता है अच्छे से, ठीक है, नोट कर लेना, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अंग्रेजी में बोलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। तो ये कहां से आती है? ऑप्शन है आपके सामने, अरब सागर से, अटलांटिक महासागर से, भूमध्य सागर से, या हिंद महासागर से। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो तुरंत। और शेयर करना मत बोलो बिल्कुल भी। जो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, किसी के पास भी शेयर पहुंच रहा है, वो अगले आगे को शेयर कर दो भाई तुरंत, ठीक है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगला प्रैक्टिस सेट तभी लाऊंगा जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स होंगे, सब्सक्रिप्शन ऑफ नंबर बढ़ेंगे और लाइक ऑफ नंबर बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ठीक है। जिनका लाइक ज़्यादा होगा तो हम लोग देखेंगे उसी बिहाफ पर अगला प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे, क्योंकि भाई मनोबल बढ़ाना है ना। मनोबल कौन बढ़ाएगा? तुम ही लोग बढ़ाओगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी विक्षोभ वाला है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख ही रहा है। और ऑप्शंस आपके सामने, अरब सागर, अटलांटिक सागर, भूमध्य सागर और हिंद महासागर। तो कहां से उत्पन्न होता है पश्चिमी विक्षोभ? पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। और जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन कहाँ आने वाले हैं, तो मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन ही आने वाले हैं। पीईटी का एग्जाम है, केवल एक चीज के लिए नहीं होने वाला है, लोक लेखा अधिकारी के लिए भी होने वाला है, वीडियो के लिए भी होने वाला है, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े पदों के लिए होने वाला है। तो ये ऐसे पद थोड़े ही हैं कि तुमको छोटे से क्वेश्चन दे देगा। आजकल तो ग्रुप डी में क्वेश्चन नहीं आते हैं इजी इजी कि बच्चे लो लड्डू ये रहा खा लो, है ना, ऐसा नहीं आता है ना। चलो तो पश्चिमी विक्षोभ बताओ जल्दी से, क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर कहाँ है? भूमध्य सागर की अगर स्थिति आपको देखनी हो तो आप देखना यूरोप के दक्षिण में और किसके? अफ्रीका के उत्तर में। यूरोप के दक्षिण में और अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है और यहां से पश्चिमी विक्षोभ उठता है। और पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक तरीके का चक्रवात है। कैसा है? चक्रवात है, ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात है। और ये चक्रवात भारत में आता है। कैसे आता है? भारत में आता है इधर को। और उस समय महीना टाइम कौन सा होता है? उस समय टाइम होता है हमारे यहाँ सर्दियों का मौसम होता है,
ठीक है, सर्दियों का मौसम होता है, यानी कि दिसंबर जनवरी वाला टाइम होता है, दिसंबर जनवरी का टाइम होता है। और ये पौने किधर से, भूमध्य सागर से आती हैं उठ के और भारत में प्रवेश करती हैं, और भारत के उत्तरी क्षेत्र में वर्षा करती हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में क्या होती हैं, वर्षा होती है, जाड़ों में बारिश होती है। आप लोगों को पता है अच्छे से, उसी को कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उठते हैं, भूमध्य सागर से उठते हैं, और इनके कारण सर्दियों में उत्तर भारत में वर्षा होती है, सर्दियों में उत्तर भारत में वर्षा होती है। ठीक है, इधर अरब सागर है, ठीक है, लोकेट कर लो सारी चीजें, मैप से सब कुछ हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। बंगाल की खाड़ी हो गया इधर, ठीक है, और यहाँ हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चीज़ों को देखते हैं, क्या समझते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो जा रहा है भारत में और उत्तर भारत में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, उत्तर भारत में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उत्तर भारत में प्रवेश करता है और भारत वर्षा करता है। तो ये कहाँ से है, भूमध्य सागर से है, ठीक है, क्लियर है। तो इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, भारत अवस्थित है, भारत अवस्थित है, ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर, क्या क्या है ऑप्शंस है। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्व के मध्य। इसी तरीके से 3 और ऑप्शंस हैं, मैंने पढ़ूंगा नहीं, आप लोग आराम से पढ़ लो, टाइम दे रहा हूँ, ठीक से समझ लो इसे। इतने में जो है एक कलाकारी कर लेता हूँ बोर्ड पर, ठीक है, इतने में जो है कलाकारी बोर्ड पर कर लेता हूँ। क्या है भाई, तो पढ़ो जल्दी से और ऑप्शंस का ऑप्शन देखो और आंसर डालो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कलाकारी कर लेता हूँ मैं इतने आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोग इसे समझ लो कि क्या कहना चाह रहा है ये एग्जैक्टली, ठीक है। क्लियर है, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, अक्षांश जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, देख लो जल्दी से पहले इसको एक बार, जिनको नहीं पता है। अक्षांश रेखाएं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती है, सिंपल, बस इतना याद रखो, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 23.5 डिग्री उत्तर और ये 23.5 डिग्री दक्षिण। उत्तर दक्षिण क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बीच में जो 0 डिग्री है इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, क्या कहते हैं इसको, भूमध्य रेखा, और ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध बनाता है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे आने वाले सब उत्तर में और ये दक्षिण में, तो भारत की लोकेशन कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो अक्षांश है ये कितने पर है, 8 डिग्री 4 मिनट पर है एक अक्षांश। तो यहाँ पे क्या होगा, दक्षिणतम बिंदु, सबसे ज्यादा दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, 8 मिनट 4 डिग्री, तो इसका क्या होगा 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट क्या होगा, उत्तर होगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से अक्षांश क्या दिया हुआ है, और आगे अक्षांश दिया हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट, क्या दिया हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, क्या दिया हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर दिया हुआ है। तो ये हो गया अक्षांश रेखाओं के बीच का जो इसकी लोकेशन है, भारत की जो लोकेशन है, ठीक है। अब देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है, देशांतर रेखाएं कहलाती। जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस ली हैं उनको ये सारी चीज़ें अच्छे से और क्लियर हो ही रही होंगी, क्योंकि अभी मैंने ज्योग्राफी से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी हैं। तो यहाँ पे देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाएं, अब यहाँ पे जो ये 0 डिग्री है इसका, इसके इधर वाला तो ये पूर्वी गोलार्ध है, होता है पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी गोलार्ध, ये क्या होता है, पश्चिमी गोलार्ध होता है। तो क्या है इसका आंसर, आगे क्या दिया हुआ है, देशांतर 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से, तो ये क्या होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, कितना दिया हुआ है, 97 डिग्री 25 मिनट, कितना दिया हुआ है बच्चे, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। देखो सारा कुछ जो ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है, उनमें नंबर तो सेम दिए हुए हैं, नंबर क्या दिए हुए हैं, सेम दिए हुए हैं, लेकिन ये उत्तर और दक्षिण का सारा गेम कर रखा है। ध्यान से देखो ऑप्शंस को, जिन्होंने लिख लिया होगा ऑप्शन ध्यान से देखना, ठीक है, कि यहाँ पर जो सारा गेम है वो किसका है, उत्तर और दक्षिण का है। जिनका उत्तर और दक्षिण क्लियर है कि ये कैसे आ रहा है, तो वो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर देंगे, नंबर्स बिल्कुल सेम है, ठीक है, सभी ऑप्शंस में। क्लियर है यहाँ तक, तो ये था हमारा 14वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत। भाई जनगणना से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। 2011 की जनगणना को लेकर पूछा है क्योंकि भाई अभी तक तो अपनी 2021 वाली जनगणना है वो तो शुरू ही नहीं हुई है। क्यों नहीं शुरू हुई है? कोविड-19 की वजह से शुरू नहीं हुई है। तो जब कोविड-19 की वजह से शुरू नहीं हुई है तो सीधी सी बात है कि 2011 वाली जनगणना से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन हैं और ऑप्शंस दिए हुए हैं 29%, 30%, 31 और 32%। तो 14 वर्ष से कम आयु वालों की सकल आबादी कितनी थी, ग्रॉस पॉपुलेशन कितनी थी 2011 के अनुसार? जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं तो कितना था? 14 वर्ष से कम आयु के लोगों की, बच्चों की संख्या या लड़कों की संख्या कितनी थी आपके? 31%। कितनी थी? 31% थी। तो ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिएगा 31% जो है 14 वर्ष से कम आयु के लोगों की संख्या या बच्चों की संख्या जो थी, सकल आबादी कितनी थी, संख्या कितनी थी? 31% थी। कितने की? जो आयु थी, जो सकल आबादी थी उसका कितना प्रतिशत थी? 31% थी। एक इकोनॉमी से क्वेश्चन है भाई अब, ठीक है, अब किससे रिलेटेड है? इकोनॉमी से क्वेश्चन है कि साख पत्र जिसे एलसी भी कहा जाता है, साख पत्र, ठीक है, साख पत्र दिया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा या जहाजी कंपनी द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? जो लोग जानते हैं कमेंट में आंसर दे दें। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अब इकोनॉमी वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं तो हर एक सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं और सभी को एक मिक्सअप करके एक 5-5 नंबर के और 10-10 नंबर के जो क्वेश्चन मिक्सअप करके मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर रखे हैं। तो क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से तुरंत कमेंट करो। तो इसका आंसर क्या होगा? एक आयातकर्ता द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या है? एक आयातकर्ता द्वारा। एक आयातकर्ता द्वारा। किसका द्वारा होगा बच्चे? एक आयातकर्ता द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। एक साख पत्र जारी किया जाता है किसके द्वारा? एक आयातकर्ता द्वारा यह जारी किया जाता है। तो यानी कि इसमें हम लोग देखते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड इसे कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड की तरह कहा जाता है और ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? एक आयातकर्ता के द्वारा जारी किया जाता है। इसको एक कैसे लेते हैं? क्रेडिट कार्ड की तरह लेते हैं, क्रेडिट कार्ड की भांति लेते हैं। जो जारी कौन करता है? आयातकर्ता। आयातकर्ता कौन होता है? जो बाहर से, विदेशों से कोई सामान अपने देश में मंगा रहा है। मान लो कि भारत में कोई व्यक्ति है, उसने चाइना से, है ना, चाइना से ही सामान आता है ज़्यादातर, तो चाइना से इंडिया में मंगाया, तो इंडिया का जो व्यक्ति हो कैसा हो गया? आयातकर्ता। यानी कि आयात किया है उसने, चीज़ों का आयात किया है। तो आयातकर्ता जो है एक एलसी जारी करता है जिसे साख पत्र कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? साख पत्र कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, साख पत्र क्या किसके द्वारा जारी किया जाता है? आयातकर्ता द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित। भाई उत्तर प्रदेश की परीक्षा है तो उत्तर प्रदेश के संबंध में एक क्वेश्चन तो बनेगा ही। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या नोएडा में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालो, तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो। कहाँ है ये उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम? कहाँ पर स्थापित है ये उत्तर प्रदेश में? कमेंट बॉक्स में आंसर डालो। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कानपुर। हम लोग जानते हैं कानपुर में इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, पूरा औद्योगिक क्षेत्र है। तो कानपुर में क्या है? उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ है? कानपुर में है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या ये राष्ट्रीय नियोजन से आया है? भाई नेशनल प्लानिंग से आया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। रोलिंग प्लान किस प्लान की? रोलिंग प्लान की अवधारणा जारी की गई किसके द्वारा लागू की गई? इंदिरा गांधी द्वारा या राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा या राजीव गांधी द्वारा? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जनता सरकार द्वारा। जनता सरकार द्वारा जो है क्या किया गया? रोलिंग प्लान को लागू किया गया। जिसको लागू किया गया किसके द्वारा? गुन्नार मंडल कमेटी के द्वारा इसको लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। तो ऑप्शन है M1, M2, M3, M4। तो इसका आंसर क्या होगा?
M3। क्या होगा इसका आंसर? M3 इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा कि मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है, मतलब कि बाजार में कितनी तरलता है ना, बाजार में मुद्रा कितनी है उसका माप के लिए हम लोग क्या किसको माना जाता है, मापक क्या है? M3 जो है इसका मापक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है किससे? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, क्या ऑप्शन है? योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से या वित्त आयोग से। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा? वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से। ठीक है, शेयर कर दो जल्दी से। देखिए वित्त मंत्रालय से आप लोगों ने सुना होगा जब बजट पेश किया जाता है, बजट पेश किया जाता है तो बजट पेश करने से पहले एक आर्थिक सर्वेक्षण आता है। क्या आता है? आर्थिक सर्वेक्षण आता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे, कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में स्थानीय, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब संविधान से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपकी स्क्रीन पर है, पहला दिया हुआ है एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति या जी.के.वी. राव समिति। तो सबसे पहले तो भाई ये बता दो कि ये समितियां किससे संबंधित है? स्थानीय शासन से। स्थानीय शासन मतलब मुख्य रूप से जो ये संबंधित ये समितियां हैं, जो 4 समितियां आपके सामने हैं, जिनको एक काल क्रम में लगाना है और ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं जो इसके अनुसार हैं कि ऑप्शन ए में दिया है 2 1 4 3, ऑप्शन बी है 1 2 3 4, ऑप्शन सी है 3 4 1 2, ऑप्शन डी है 4 3 2 1। ठीक है, तो इसमें से आंसर देना है आपको, एक काल क्रम में लगाना है कि ये किसके बाद कौन सी या सबसे पहले कौन सी समिति थी। तो इसका संबंध सबसे पहली बात तो किस बात से है? पंचायती राज से है। किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से इन चारों समितियों का कंसेप्ट जुड़ा हुआ भाव है। तो इसका ऑप्शन सी होगा 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 सबसे पहले अशोक मेहता। हालांकि अशोक मेहता समिति से पहले कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति थी, 1957 में गठित की गई थी। 1957 में कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति के बाद कौन सी आई? 1977 में अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के बाद जो अगला है फोर्थ पे क्या दिया हुआ है आपका? जी.के.वी. राव समिति। जी.के.वी. राव समिति। तो ये कब आई? ये आई आपकी 1985 में। जी.के.वी. राव समिति ये कब आती है? 1985 में आती है। इसके बाद पहले पर कौन सा दिया हुआ है? एल.एम. सिंघवी 1986 में आती है। 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति आती है। फिर इसके बाद आपका दिया हुआ है पी.के. थुंगन समिति 1988। 1988 में पी.के. थुंगन समिति, याद रखना, अच्छे से याद रट लो इन्हें, थुंगन समिति। ठीक है, पी.के. थुंगन समिति 1988 में। 1986 में एल.एम. सिंघवी, 1985 में जी.के.वी. राव, 1977 में अशोक मेहता और 1957 में सबसे पहली समिति जो पंचायती राज के लिए थी वो कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति थी। कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी इसका दिया है बहुत अच्छा, अच्छी तैयारी है उनकी। अगला क्वेश्चन है संविधान से रिलेटेड। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जिन्होंने भी पॉलिटी की क्लासेस सारी की हैं मेरी, उनको इनके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ मैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। और इसके साथ साथ क्लासेस भी जो है शुरू करेंगे, कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले यहाँ पे प्रैक्टिस होनी जरूरी है, जो हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए। तो ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है कहाँ? तो भाई सीधा सा कंसेप्ट है, संविधान संशोधन का जो विधेयक है, संशोधन करना है, किसमें संशोधन करना है? संविधान में संशोधन करना है। बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ संविधान में संशोधन कैसे होता है। तो जो संविधान में संशोधन है भाई, ठीक है, वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या
राज्यसभा। ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी में भी लाया जा सकता है इसको। तो जल्दी से एक कमेंट में और डाल दो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो 368 में है। तो कितने प्रकार के संशोधन दिए गए हैं 368 में? 2 प्रकार के संशोधन दिए गए हैं। तो कौन कौन से दिए गए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो। ठीक है, वो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ है, जिनको पता है वो कमेंट में आंसर जरूर डालें। अगला क्वेश्चन है, जिनको नहीं पता है मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स की क्लासेस देख लो सारी, जाके पीछे जो भी क्लासेस हैं, जो भी प्लेलिस्ट है पूरी, उस प्लेलिस्ट को खोलो और उसमें देख लो जाके आंसर और क्वेश्चंस पूरा पढ़ लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया? भाई शून्यकाल की बात हो रही है, शून्य का संसद पढ़ा चुका हूं पूरा अच्छे से। ठीक है, शून्यकाल कहाँ से लिया गया भारतीय संसदीय व्यवस्था में? शून्य प्रश्नकाल होता है, एक शून्यकाल होता है। तो जो 0 आवर का कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया गया भारतीय संविधान में? ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं आपके सामने? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये किसी देश से नहीं लिया गया है। मैंने वहां पे पढ़ाते समय बताया था, शून्यकाल को जो है 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये भारतीय संसद की ही एक क्या कह सकते हैं, इनोवेशन है, नवाचार है। भारतीय संसद का ही ये नवाचार है, भारत की ही देन है कि शून्यकाल जैसी कोई स्थिति होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो ऑप्शन है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी है राज्य की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ऑप्शन डी है भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो भाई नागरिकता वाला चैप्टर जिन लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, शुरुआत में मैंने डाला था, बहुत अच्छे से इसको समझाया था। तो किसमें है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भाग 2 में है। और नागरिकता के संबंधित जो बातें बताई गई हैं संविधान में वो कितने से 5 से 11 तक बताई गई हैं। और नागरिकता अधिनियम 1955 की भी मैंने बात की है। नागरिकता अधिनियम 1955 जो बताता है कि कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है। तो जल्दी से बता दो, इसका आंसर कोई बड़ा आंसर नहीं है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा कि संपूर्ण देश की एकल नागरिकता। हमारे यहाँ क्या है? एकल नागरिकता है, चाहे आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, हरियाणा से, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से, केरल से, तमिलनाडु से, गुजरात से, अरुणाचल प्रदेश से हो, लेकिन आप भारतीय हैं, आपकी भारत की नागरिकता है, ना कि आपके उन राज्यों की नागरिकता आपकी नागरिकता होगी जहां से आप लोग आते हैं। ठीक है, वहां से कोई मतलब नहीं है, वहां की नागरिकता से मतलब नहीं, आप भारतीय हैं, भारत आपकी एकल नागरिकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रांतीय संविधान समिति की बात हो रही है भाई, प्रांतीय संविधान समिति। तो हम लोग जानते हैं भाई ये प्रांतीय है, प्रांत का मामला है ना, किसका मामला है? राज्यों का मामला है। जो राजे रजवाड़े थे उनको मिलाना था भाई देश में, है ना, उनको मिलाना था। तो मिलाया किसने? किसका नाम लिया जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार पटेल जो हैं इसके लिए जाने जाते हैं। तो सरदार पटेल जो है प्रांतीय जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे। सिंपल तरीका है याद रखने का। ठीक है, तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित माफ कीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर इसी तरीके से देखा जाए ऑप्शंस में ही, तो बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्यों से समझौते के संबंध में थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे, क्योंकि संचालन वही कर रहे थे संविधान सभा का। अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न है आपका किससे संबंधित? साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है। कि प्रश्न क्या है? हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, हमारे शरीर में किसका? रक्त का दाब होता है। तो ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय दाब से अधिक। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक। ठीक है, रट लीजिए इसे, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन जाते हैं बड़े आराम से। अगला क्वेश्चन है किससे रिलेटेड? बायोलॉजी से रिलेटेड। जीव विज्ञान का नाम दिया गया, जीव विज्ञान का नाम दिया गया। ठीक है, मंद मंद मत मुस्काइए सर जी, अगला नंबर आपका ही है।
ठीक है, जीव विज्ञान का नाम दिया गया, किसने दिया जीव विज्ञान को नाम? अरस्तु, लेमार्क, डार्विन या लीनियस। तो क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो आंसर जल्दी से। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? किसने दिया जीव विज्ञान नाम? किसने दिया? लेमार्क ने दिया। किसने दिया? लेमार्क ने दिया। किसने दिया? लेमार्क ने दिया। अरस्तु जिसने भी लगाया होगा वो गलत है। क्यों? क्योंकि अरस्तु को जनक माना जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, बायोलॉजी का जनक। लेमार्क ने जीव विज्ञान नाम दिया। डार्विन ने क्या दिया था? डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत? कि जो अंग काम नहीं करते, या कहा जा सकता है कि जो प्रकृति के साथ नहीं चलता है वह एक समय विलुप्त हो जाता है। और इसी तरीके से लीनियस ने द्विनाम पद्धति का सिद्धांत दिया था, द्विनाम पद्धति का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका किससे रिलेटेड है? साइंस से रिलेटेड है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, प्रचुर मात्रा में यानी सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक किसमें, जो ऐसा कौन सा यौगिक है दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन है आपके सामने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या सेलुलोज। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेलुलोज। क्या होगा इसका आंसर? सेलुलोज। तो सबसे शुद्ध सेलुलोज किसको कहा जाता है? ये भी यहीं पे आंसर बता दो। सबसे शुद्ध सेलुलोज क्या है? सबसे शुद्ध सेलुलोज है कपास। जो कपास होता है वो सबसे शुद्ध सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या होता है कि ये पौधों के अंदर पाया जाने वाला तत्व होता है मुख्यतः, और कपास जो होता है वो सबसे शुद्ध सेलुलोज माना जाता है, दुनिया का सबसे शुद्ध सेलुलोज, जिसे पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं सेलुलोज को? पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं, पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। तो शेयर कर दो जल्दी से भाई। ठीक है, पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। अगली क्लास देखनी है, प्रैक्टिस इसी तरीके के मजेदार क्वेश्चंस करने हैं तो शेयर तो करना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही नहीं काम चलने वाला है। तो पॉलीसैकेराइड कहा जाता है किसे? सेलुलोज को पॉलीसैकेराइड भी कहा जाता है। C6H10O5, C6H10O5, C6H10O5 सेलुलोज। ठीक है, क्या है? सेलुलोज। ध्यान रखना इसको। ठीक है, ये भी ऐसे पूछ सकता है कि C6H10O5 क्या है? ठीक है, तो क्या है? सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज है। इसको ब्रैकेट लगा दोगे तो इसमें और भी अंक बन जाएंगे, एन आ जाता है। ठीक है, ब्रैकेट लगा के क्या आ जाता है? एन आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है भाई। फोटोवोल्टीय सेल है, काफी हल्ला हो रहा है देश में। ठीक है, आईएसए को पढ़ाया हुआ है, कई बार बताया हुआ है। आईएसए करंट अफेयर जो लोग देखते हैं, अभी कल की करंट अफेयर्स में है आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, या आज के करंट अफेयर्स में भी है क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो उसी से क्वेश्चन बना दिया किसमें जाके? साइंस में जाके। तो फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से या भूतापीय ऊर्जा से। तो इसका आंसर क्या होगा? फोटोवोल्टीय आपका सौर ऊर्जा से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? सौर ऊर्जा से संबंधित है फोटोवोल्टीय जो सेल है, फोटोवोल्टीय सेल सौर ऊर्जा से संबंधित है। इस फोटोवोल्टीय सेल्स का निर्माण कब किया गया? जो फोटोवोल्टीय सेल्स है, फोटोवोल्टिक सेल है, उसका निर्माण कब किया गया? 1959 में, 1959 ईस्वी में फोटोवोल्टिक सेल्स का निर्माण किया गया, जो क्या करता है? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटोवोल्टीय सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसका निर्माण कब किया गया? 1959 में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन फटाक से जल्दी से। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बड़ा ही आसान प्रश्न है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ऑप्शन है प्रकाश की, समय की, प्रकाश की प्रवणता की, या खगोलीय दूरियों की। 30वां क्वेश्चन है भाई। 30वां क्वेश्चन मतलब ये समझ लो कि आपका जो जीएस वाला पोर्शन है उसके 30 क्वेश्चंस पूरे हो रहे हैं। अब किसके? 30 क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं। अभी तो ये 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं किसके? जनरल अवेयरनेस के और करंट अफेयर्स के। 50 नंबर देखने हैं हमने, 50 क्वेश्चन देखने हैं, 50 के 50 लेके आने हैं जीएस में पूरे। ठीक है, और अदर क्लास से अदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं जल्दी। ठीक है, कि अलग अलग जो चैप्टर्स हैं, साइंस है, साइंस का हो गया आपका, और इसके साथ ही जो मैथ्स है, रीजनिंग है, और उसके साथ आपका जो हिंदी है, इंग्लिश है, वो भी आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट्स में जल्दी मिल जाएंगे। चलिए फिलहाल तो अभी इसको कीजिए, देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, बता दिया मैंने, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, खगोलीय दूरियां। क्या होगा इसका? खगोलीय दूरियों को। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी, यानी अंतरिक्ष में मापते हैं हम। किसको मापते हैं? अंतरिक्ष में मापते हैं। यानी कि अंतरिक्ष में क्या होता है? निर्वात होता है, वैक्यूम होता है।
वहां पे किसी भी तरीके से हर जगह भरी हुई नहीं होती, वहां वायु नहीं है अंतरिक्ष में, तो उसे हम बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? निर्वात में 1 वर्ष में चली गई किसकी दूरी? प्रकाश की दूरी। प्रकाश द्वारा चली गई 1 वर्ष में दूरी क्या होगा? उसे हम मापने के लिए क्या करते हैं? प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, निर्वात में। निर्वात कहाँ है? अंतरिक्ष में है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। ये तो क्वेश्चन हो गया आपके जीएस से रिलेटेड। अब जीए और करंट अफेयर्स को लेकर क्वेश्चंस देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन कौन से आपके लिए बने हुए हैं और इंपॉर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, भाई मधुशाला से क्वेश्चन है। किससे है? मधुशाला। मधुशाला के लेखक कौन है? बड़ा ही आसान प्रश्न है। ठीक है, कौन है मधुशाला के लेखक? कौन है? मधुशाला की कृति ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, जयप्रकाश प्रसाद। जयप्रकाश प्रसाद। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो तुरंत। इतने बोर्ड साफ कर लेता हूं, कमेंट करो। ठीक है, क्लियर है? तो क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से कमेंट करो। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक हैं मधुशाला के। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन के स्क्रीन पर है आपके। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? बड़ा ही आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया। ऑप्शंस हैं सितार, तबला, सरोद या बांसुरी। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी तबला, है ना? तबला होगा इसका आंसर। क्या होगा? तबला। जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन जी का संबंध किससे है? तबला से है। चलिए अगला क्वेश्चन, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? यानी भूक्षरण को रोकना है। भूक्षरण। भूक्षरण का मतलब क्या होता है? जो भूमि का कटाव है, जो मिट्टी है, जमीन है, उसका बह जाना, खत्म हो जाना, उसका कैसे रोका जा सकता है? तो ऑप्शन है पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वनारोपण, वृक्ष वनस्पति हटाकर या अति चराई के द्वारा। तो ऑप्शंस भी आपके सामने है। क्या होगा आंसर इसका? वनारोपण। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, टैक्टिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। वनारोपण, भाई जंगल लगाओगे तो क्या होगा? जंगल लगाओ तो जंगल बढ़ेंगे, है ना? वृक्ष लगाओगे तो जंगल बढ़ेंगे। और जंगलों की जो पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, वो क्या करेंगे? अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ लेंगे। और मिट्टी को पकड़ लेंगे तो क्या होगा कि जब बारिश होगी या तूफान किसी तरीके का बाढ़ आएगी तो मिट्टी बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगी। तो यहां पर क्लियर है। तो वनारोपण इसका आंसर बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? अभी मैंने बताया आपको, ये क्वेश्चन हमने अभी इकोनॉमी में भी किया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो क्या होगा आंसर इसका? वित्त मंत्रालय। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, ना ही सोचने वाली बात है ज्यादा। तो क्या होगा आंसर इसका? वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? देखो याद रखो, ये वाला सेक्शन चल रहा है अभी हमारा, जीए और करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है। जीएस वाला हो गया, अभी 30 क्वेश्चन हमने कर लिया, 20 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। ठीक है, अभी जीए वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। जीए वाले में ये ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? गोवा होगा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो जल्दी से। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से, माले राजधानी है किसकी? किस देश की राजधानी है? अल्जीरिया, मालदीव, केन्या या मॉरिशस। तो क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालो। तो ऑप्शन बी होगा इसका। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? मालदीव। क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जाना चाहिए अब दिमाग में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये बिल्कुल है नहीं कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि बहुत बड़े क्वेश्चन आ गए। बड़ा ही आसान है। अगर आपने इस सेक्शन को कर लिया तो आपके 50 नंबर कहीं नहीं गए। और ये याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए जो है सटीक, हर चीज का ज्ञान जो है सटीकता के साथ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भी कहीं पर कंफ्यूजन किसी तरीके का बचना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले या पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। क्या है ऑप्शंस? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो। पॉलिटी से रिलेट करके क्वेश्चन आ गया है, तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र अपना देता है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में? खजुराहो के मंदिर पूछ लिए हैं भाई। कहाँ के? खजुराहो के मंदिर पूछ लिए हैं। ये कई बार करंट अफेयर्स में भी रहे हैं और समाचारों में बने रहते हैं। खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। तो खजुराहो के मंदिर हैं आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहाँ है?
मध्य प्रदेश में। और किन शासकों ने बनवाया था इसे? चंदेल शासकों ने बनवाया था। नोट कर लेना, किन्होंने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। आराम से क्वेश्चन जो है आपके पुटअप कर देता है, पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक, करंट अफेयर्स से आ गया आप क्वेश्चन भाई। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? तो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है, आराम से पढ़ते हैं, कि एक बैठक में भारत कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में हिस्सा लिया था। दूसरा है, यह भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इस तरीके के प्रश्न भी बनेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केवल 1। क्या होगा इसका आंसर? केवल 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, करंट अफेयर से बिल्कुल रिलेट कर क्वेश्चन है, और जिन लोगों ने भी हमारी क्लासेस यानी कि लक्ष्य की क्लासेस करंट अफेयर्स की रेगुलर फॉलो की है, कब से कब तक? अक्टूबर 2020 से। अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स की जितने भी वीडियो डली हैं, डेली वीडियो डली हैं, उसको जिन लोगों ने फॉलो किया है उनसे उनको क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाएगा, जिसका एक डेमो भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं कि कुछ समय पहले यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूं, उसका एनडीए का एग्जाम हुआ था, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम हुआ था। तो उसमें 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे और उन 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन सीधे हमारी वीडियोस से थे। तो इस पेपर में भी आपको करंट अफेयर्स यहीं से मिलने वाला है। तो ये करंट अफेयर्स भी वहीं से है जो आपके सामने है स्क्रीन पर, कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहां पर आयोजित किया गया था? दोहा में, जेनेवा में, नई दिल्ली में, काबुल में। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो, जिनका भी करंट अफेयर थोड़ा भी स्ट्रांग है, जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? जेनेवा दिया हुआ है। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? जेनेवा दिया हुआ है। जेनेवा कहां है? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन भी जो है आपका डेली करंट अफेयर सीरीज से ही है। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दिवस 100% एक क्वेश्चन जो है दिवसों को लेकर आने वाला है भाई, ठीक है, दिवस से लेकर क्वेश्चन आने वाला है। तो जिसको भी दिवस याद नहीं है भाई याद कर लो, डेली जो वीडियो डल रही है उसमें कोई ना कोई दिवस में डालता हूं। तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं कि विश्व शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या 12 नवंबर। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? इसका आंसर होगा 10 नवंबर। देखो नवंबर से क्वेश्चन है, ये नवंबर के करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो कह रहा हूं अक्टूबर 2020 के बाद जितनी भी करंट अफेयर्स हैं और जो लक्ष्य पर डेली करंट अफेयर सीरीज में डाली गई हैं, 10 क्वेश्चन डाले गए हैं डेली करके, उनको ध्यान रख लो, उनको रिवाइज कर लो। जिन्होंने भी नोट्स तैयार किए हैं उनका करंट अफेयर्स कहीं नहीं जाने वाला है। अगला क्वेश्चन भी दिवस से ही है। विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर। बड़ा ही आसान प्रश्न है, अधिकांश ने तो इसका आंसर दे ही दिया होगा। 1 दिसंबर क्या है? 1 दिसंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? तो स्टेटमेंट दिए हुए हैं 3, उसमें से आंसर देने हैं और ऑप्शन दिए हुए हैं बाद में। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। तो ये करंट अफेयर्स में था भाई। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, माफ कीजिएगा 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसे 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या किया था? स्थापित किया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है, लॉर्ड इरविन ने नहीं की थी, ठीक है, लॉर्ड इरविन ने इसकी स्थापना नहीं की थी। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 2 और 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 और 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
कि प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया गया। ये भी सीधे करंट अफेयर्स से लिया गया है। विजय दिवस मनाया गया है, यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, बी और सी, डी आपके स्क्रीन पर दे रखे हैं बड़े आराम से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दो। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत। अभी 50वीं वर्षगांठ बांग्लादेश ने मनाया, ठीक है, अपनी किसका? आज़ादी का 50वां वर्षगांठ मनाया गया। तो उस हिसाब उसके आधार पर भी, और भारत के प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट के रूप में वहां गए हुए थे, तो इसको लेकर करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन है। तो विजय दिवस जो भारतीय सेना मनाती है 16 दिसंबर को, वो किस लिए मनाती है? कि 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हमने युद्ध में जीत हासिल की थी और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में एक नए देश के रूप में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? वह निम्न में से किस? स्क्रीन पर है आपके, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, किस भारतीय राज्य से ये संबंध रखती हैं? किस भारतीय राज्य से ये संबंध रखती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। क्या होगा इसका आंसर? तमिलनाडु। इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है, वह संहिता संबंधी। देखिए सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से उठे हुए हैं टोटली। जिन्होंने सारी क्लासेस देखी हैं करंट अफेयर्स की, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो यह संहिता संबंधित है, किस बात के लिए संबंधित है? आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है, आप आराम से पढ़िए इन्हें, और इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए और शेयर करना ना भूलिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बच्चे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि क्या आंसर दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने से। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने से। देखिए जिबूती जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में वो है आता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन जल्दी से, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी में के पुरस्कार के लिए चुना गया। संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को, GVP राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण के एवं सतत विकास संस्थान को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन है ये भी, बड़े आराम से। सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को यह पुरस्कार दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। अगला क्वेश्चन ये भी सीधे करंट अफेयर्स से उठाया गया है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया है? 2020 के हिंदी शब्द क्या नामित किया है? ऑप्शन ए है आधार, आत्मनिर्भरता, नारी शक्ति, या ऑप्शन डी कृषि। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा? आत्मनिर्भरता। क्या होगा बच्चे? आत्मनिर्भरता जो है इसका आंसर होगा। कई बार मैंने इसको करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से बताया था कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द लिया है आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार कहा? आत्मनिर्भर भारत, है ना, तो वहीं से लिया गया आत्मनिर्भरता। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन से संबंधित है। अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 342। देखो भाई ये भी करंट अफेयर्स में था, आपको लग रहा होगा कि बेसिक का क्वेश्चन है, लेकिन ये करंट अफेयर्स में था। ठीक है, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स से है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338। और ये जिन लोगों ने भी करंट अफेयर्स देखी है, टोटली रेगुलर करंट अफेयर्स देखी हैं, उनके लिए बड़ा ही आसान प्रश्न है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर्स से सीधे, और लास्ट क्वेश्चन, हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ठीक है, ये हमारा 50वां क्वेश्चन है अब जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपके सामने की स्क्रीन पर है। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा व पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार के से सम्मानित किए गए। कौन सम्मानित किए गए? सेरावीक वैश्विक ऊर्जा व पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से कौन सम्मानित किए गए? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी है प्रकाश जावड़ेकर
ऑप्शन डी है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। तो क्या होगा आंसर इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए कि सेरावीक वैश्विक ऊर्जा व पर्यावरण के लिए पुरस्कार से कौन सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? सेरावीक वैश्विक ऊर्जा व पर्यावरण पुरस्कार से। तो भाई ये तो थे आज के 50 क्वेश्चन। जो पहला प्रैक्टिस है हमारा किसको लेकर, जीएस को लेकर, जीएस से रिलेटेड 30 क्वेश्चन, जीए को लेकर 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर से लेकर 10 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन है और इसमें 50 नंबर अपने सिक्योर करने हैं। आधा मैदान पार हो जाएगा अगर इसको आपने कर लिया। और ध्यान रखना कि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, तो अपने इस सेक्शन पर ध्यान अच्छे से दे लो, ठीक है। केवल 50% ही नहीं कह रहा हूं कि केवल इसी पर ध्यान दो, क्योंकि हमें और भी आगे बढ़ना है। तो लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? इसका ही सबसे ज्यादा वेटेज है। आपको हिंदी, इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट, इसके अलावा आपको जो रैखिक व्यवस्था है, तालिका संबंध प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो मैं मानता हूं कि यहाँ तक जो सीरीज हमने यहाँ पे एक शुरू की है कि एक के बाद एक आपके सामने प्रैक्टिस सेट्स लाए जाएंगे, ये अब अगली सीरीज इस बात पर डिपेंड करती है कि आप लोग कितना शेयर करते हैं इसे, कितना लाइक करते हैं और कमेंट्स कितने ज़्यादा लोगों के आंसर्स के आते हैं। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके एग्जाम की, अगर आप पीईटी को दे रहे हैं या आप अदर एग्जाम्स को दे रहे हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी केवल एक एग्जाम के लिए नहीं है, पीईटी के। इसी तरीके से सेंट्रल लेवल पर भी अब आने वाला है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके लिए भी क्या होगा, एसएससी वगैरह के जितने भी एग्जाम होंगे या सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम होंगे, उसके लिए पहले सीईटी देना पड़ेगा। तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस काम आने वाले हैं आपके। तो कमर कस लीजिए, क्वेश्चंस इसी तरीके के आपके सामने आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा लक्ष्य के साथ। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।